नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई आज होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और ईडी की कस्टडी में फिलहाल मनीष सिसोदिया है। लगातार सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर उनकी इस पूरे मामले में क्या संलिप्तता है। और ईडी की कस्टडी में फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, देखिए क्या जानकारी आपके पास, मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होनी है, कब ये सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और क्योंकि आज खासतौर पर जमानत याचिका पर ये सुनवाई होगी, इससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी वाले मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है, जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन आप देखिए, पहले जितनी भी सुनवाइयां हुई है, चाहे सीबीआई वाले मामले में हुई हो या ईडी वाले मामले में हुई हो, लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से यही दलीलें दी जाती रही है कि जितने भी दस्तावेज या जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो सीबीआई ने ईडी ने बरामद कर लिए हैं। ऐसे में उन्हें रिमांड पर रखने के या न्यायिक हिरासत में रखने की कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार ईडी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदला था और जो डेटा ईडी ने उसमें से निकाले हैं यानी कि रिकवर किए हैं, उस डेटा का एनालिसिस जो है वो ईडी कर रही है। और इसके अलावा और भी जो पूछताछ है वो मनीष सिसोदिया से करनी है। आप देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया की ओर से ये भी दलील दी गई थी कि जो ईडी है वो सीबीआई की प्रॉक्सी बन गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है तो ऐसे में अब ईडी किन मामलों में पूछताछ कर रही है। हालांकि आप देखिए, दोनों ही मामले कहीं ना कहीं अलग अलग है। ईडी की बात करें तो ईडी कथित तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस मामले में कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है, तो वहीं सीबीआई अलग अलग पहलुओं पर पूछताछ कर रही है जो कथित तौर पर उन पर आरोप लगे हैं। तो आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पे क्या कुछ कोर्ट रूम में दलील दी जाती है। लेकिन क्योंकि पिछली बार कई बार जब आपने क्रमशः सुनवाई को सुना होगा, देखा होगा, तो लगातार जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उससे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। कि बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में बीते दिनों जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे मनीष सिसोदिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, आम आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर में मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर लेकर जाया गया, जांच के लिए अधिकारी लेकर गए, तो आपने देखा है किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, सीबीआई दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की गई। धीरे धीरे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। लेकिन चूंकि अब पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है, पूरा सुनवाई है वो न्यायालय में चल रही है, एक के बाद एक, चाहे सीबीआई के मामले की बात करें या ईडी वाले मामले में बात करें, सुनवाई चल रही है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े तो है। लेकिन जो आक्रामकता पहले दिखाई दे रही थी जब शुरुआती दौर में मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, वो आक्रामकता जो है वो अब नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से पहले भी दलील दी गई है और ईडी या सीबीआई लगातार यही कह रही है कि अगर मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत से बाहर आते हैं तो वो चूंकि बड़े पद पर रहे हैं, ऐसे में वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीधे तौर पे ये पीयूष देखिए, लगातार चौतरफा घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया। शराब घोटाला मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि आज सुनवाई जमानत याचिका पर है, तो क्या दलीलें आज मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश की जाती है? देखिए, अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त बीत गया न्यायिक हिरासत में, या यूं कहें कि शुरुआती दौर में जब वो रिमांड पर थे, तो लंबा वक्त बीत गया। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की ओर से ये दलील जरूर दी जा सकती है कि कितने सवाल जो है वो ईडी के पास है या सीबीआई के पास है जो पूछने हैं, और क्या सवालों का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी पिछली सुनवाई हुई है आपने देखा होगा कि यही बातें लगातार कही जा रही है। एक बात कही जा रही थी कि दस्तावेज या जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो बरामद करने थे और ईडी सीबीआई ने बरामद किए हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई लगातार दलील क्या दे रही है? ईडी और सीबीआई कह रही है कि हमें
जो और भी आरोपी हैं उनसे आमना सामना कराना है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पिछली बार जब इस दलील दी गई थी तो मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखते हुए ये कहा गया था कि जो आमना सामना है वो घर पे भी हो सकता है या किसी अन्य जगहों पे हो सकता है, न्यायिक हिरासत में रखने की क्या कुछ जरूरत है। ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया चूंकि बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, उनकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, इस वजह से उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। नजर बनाकर रखिए, आगे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज वृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीधे तौर पर शामिल होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 795 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, और इसके साथ ही शाम 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे और जानकारी एकत्र करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ में कार्यक्रम, वृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। एसके, देखिए क्या जानकारी आपके पास। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। एक लक्ष्य तय किए गए थे जिसमें 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल को लेकर जो नियुक्तियां हैं उन लेकर संख्या तय की गई थी कि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी। कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी के जरिए हो या फिर जो संविदा कर्मी हैं उनके जरिए हो, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को ओडीओपी या दूसरे माध्यम से स्वरोजगार के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 15 दिन पहले ही नियुक्ति पत्रों का वितरण किया था। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 795 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। हालांकि ये नियुक्ति पत्र अलग अलग विभागों से है, जिसमें उद्यान विभाग भी है, आबकारी विभाग है, राजस्व विभाग है, न्याय विभाग है, साथ ही साथ जो दूसरे उत्तर प्रदेश सरकार के रिलेटेड विभाग हैं उन सभी में इनको तैनाती दी जानी है, जिसमें पूर्ति निरीक्षक के भी पद हैं जो कि खाद्य रसद विभाग से आता है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था सभी विभागों के अधिकारियों को कि वो अपने अपने विभाग की जो रिक्तियां हैं उनका विवरण दें, और जो विभिन्न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हैं या चयन आयोग हैं, जो विभिन्न बोर्ड है जो नियुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। तो निश्चित है कि उस दिशा में लगातार काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो युवा जो लगातार कहीं न कहीं रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में आवेदन कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया को तेजी के साथ पूरा किया जाए। देखिए, लगातार विपक्ष भी हमलावर रहता है रोजगार के मामले पर और सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आता है। विपक्ष ये कहता है कि सरकार रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही है और इसको लेकर सवाल निशान विपक्ष लगातार खड़े करते हुए नजर आता है। ऐसे में ये तमाम जो कवायद की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या ये काफी है अंकुश लगाने के लिए इन सभी अटकलियों पर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपना 1 साल पूरा करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया था करीब 5.5 लाख युवाओं को पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और लगातार 2022 के अगर हम चुनाव को देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो या जो दूसरे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी तरफ से रोजगार को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालते ही कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के जरिए जोड़ा जाएगा, ताकि इस सवाल को, जिसको विपक्ष लगातार चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, इस मुद्दे को खत्म किया जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री ने लक्ष्य तय किए कि 3 माह में हम कितनी नौकरियां देंगे, 6 माह में, 1 साल में, 2 साल में और 5 साल में हम कितनी नौकरियां देंगे। उस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है और उसी क्रम में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 795 जो अभ्यर्थी हैं जिनको आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि जैसे जैसे विभागों में
रिक्तियां सामने आ रही हैं। विभिन्न जो चयन आयोग हैं या विभिन्न जो भर्ती बोर्ड हैं वो अपनी प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। उसी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार उनको नियुक्ति पत्र वितरण देके तैनाती भी दे रही है। तो एसके, और ऐसे में इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपसे चाहेंगे, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा और कौन कौन इसमें अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे? बिल्कुल, ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे लोक भवन में शुरू होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव सीएम, प्रमुख सचिव सूचना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए मंत्री, जिनके जिनके विभाग में आज नियुक्तियां होनी है। चूंकि नियुक्तियां कई विभागों में है, नियुक्ति भी है, राजस्व भी है, खाद्य रसद भी है, साथ ही साथ आबकारी भी है, तो इन सभी विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्ष के सवालों को खत्म किया जाए, जिसमें एक बड़ा मुद्दा रोजगार था, उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इसके। और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज गाजियाबाद दौरा है। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ आज बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में ये बैठक करते हुए दिखाई देंगे और विभागों की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक के जरिए तमाम विषयों पर केंद्रित रहकर मंथन करते हुए दिखाई देंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, महर्षि कश्यप जन्मोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और तैयारियां पूरी कर ली गई है इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, क्योंकि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद दौरा है और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार में दोनों ही डिप्टी सीएम अलर्ट मोड पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी को और अधिक बल किस तरह से दिया जाए, पार्टी को और अधिक मजबूत किस तरह से बनाया जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। उसी क्रम में आज गाजियाबाद दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे तौर पर विचार विमर्श करेंगे, बैठक करेंगे और अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज करने वाले हैं। गाजियाबाद में इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में ये बैठक का आयोजन किया गया है। विभागों की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे कि इस मंथन के दौरान क्या कुछ विषयों पर चर्चा हुई और आगे किस तरह से पार्टी का रुख रहेगा और आखिर जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं का किस तरह से लाभ पहुंचेगा, क्योंकि सीधे तौर पर आज जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आज गाजियाबाद दौरे के दौरान कि किस तरह से कार्य कवायद किए जा रहे हैं, सीधे तौर पर जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके बाद महर्षि कश्यप जन्मोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है इस महाकुंभ कार्यक्रम से जुड़ी हुई, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ आज बैठक होगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गाजियाबाद दौरे की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। गाजियाबाद पहुंचकर विचार विमर्श करते हुए दिखाई देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादराम, देखिए, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद दौरे पर पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित होंगे? देखिए, जैसे ही नगर निकाय चुनाव की आहट हुई उसके बाद से लगातार जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनका गाजियाबाद में आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई बार असीम अरुण, जो कि गाजियाबाद के प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि आज केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है, वो आज यहाँ पर गाजियाबाद आएंगे और यहाँ पर जो महानगर के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन सभी से वो लोग बातचीत करेंगे और जो नगर निकाय चुनाव की जो रणनीति है उनको लेकर के जो है वो बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो योजनाएं हैं गाजियाबाद में, करीब 37 योजनाएं ऐसी हैं जिनका जो समीक्षा है, जो बातचीत है, अधिकारियों के साथ वो करेंगे। तो कुल मिलाकर
प्रशासन के साथ मीटिंग और साथ ही जो संगठन की मीटिंग है उन सभी को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर रहेंगे। चूंकि माना जा रहा है कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है और निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, उसी के मद्देनजर इस तरह की जो दौरे हैं लगातार बीजेपी मंत्रियों के और बड़े नेताओं के, वो लगातार गाजियाबाद में जारी है। यादराम, क्या अभी तक अपडेट आ पाया, कब तक पहुंचेंगे गाजियाबाद? देखिए, बुधवार आज का समय था, 9:30 बजे का समय दिया गया था वेस्ट व्यू जीटी रोड पर, और जो संगठन के लोग हैं अभी उनसे हमारी बात हुई है तो वो पहुंचने ही वाले हैं, जिसके बाद वो पहले मीटिंग लेंगे और उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। यादराम, देखिए तमाम विषयों को लेकर सजगता इस वक्त यूपी सरकार बरत रही है और कोरोना भी क्योंकि पैर पसार रहा है, क्या माने आज क्या मुद्दे होंगे इस बैठक के दौरान? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो निकाय चुनाव ही है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर और इसके साथ साथ जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उन सभी की जो तैयारी है उसके रूप में निकाय चुनाव को देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के साथ साथ तमाम जो चुनाव है, चाहे वो 24 हो चाहे वो निकाय हो, उन सभी पर संगठन के लोगों से चर्चा होगी, कैंडिडेट को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से और किस प्रकार का जो कोरम है वो पूरा करे, उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। मेयर जो सीट है वो महिला हो चुकी है और तमाम उन चीजों को लेकर एक विचार किया जाएगा कि आखिर किसको मेयर का टिकट दिया जाए। तो कुल मिलाकर 2024 की तैयारी है, लेकिन जो निकाय चुनाव है वो उसका एक टेस्ट है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यादराम। और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा का देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरुआत हो रही है और 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर यात्रा की शुभारंभ किया जाएगा। प्रयागराज से यात्रा की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और लगातार जिस तरह से अब कवायद करती हुई सपा दिखाई दे रही है, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है और इसी क्रम में सपा ने भी अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सपा का देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरू करने का ये विचार शुरू करेगा। सपा पार्टी की तरफ से 14 अप्रैल से ये यात्रा की शुरुआत होगी। प्रयागराज से यात्रा की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत हो रही है और सपा 14 अप्रैल से इस यात्रा में जुट जाएगी। 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर शुरुआत करने की तैयारी। देश बचाओ देश बनाओ मोटिव के साथ सपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रणनीति इसके पीछे की क्या है वो बेहतर आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर यात्रा की शुरुआत हो रही है। देश बचाओ देश बनाओ मुहिम के तहत इस यात्रा की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि प्रयागराज से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें कि यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाएंगे। तमाम लोग इस यात्रा में शामिल भी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्कंदिता, क्या जानकारी? देखिए, सपा का देश बचाओ देश बनाओ जो मुहिम है अब उसकी शुरुआत हो रही है और खास तौर पर बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर इसकी शुरुआत हो रही है। क्या मायने इसके निकाले जाए? सबसे पहले देखिए, 14 अप्रैल से समाजवादी पार्टी अपनी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरू कर रही है और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सभी पार्टियां ऐसे नजर आ रही हैं और अपने नए नए यात्राएं प्लान्स अपने बनाकर
एक एक महीने का प्लान लेकर चल रही है। और उसी में जो समाजवादी पार्टी एक है, भीमराव अम्बेडकर की जयंती से प्रयागराज से शुरू होगी ये यात्रा। और जो पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हैं वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये तमाम पूरे प्रदेश के जो अलग अलग विभिन्न जिले हैं उनमें से होकर गुजरेगी ये यात्रा। और इसका मैसेज जो है वो साफ तौर पर वो पंच लाइन में ही सुनाई साफ पड़ रहा है, देश बचाओ देश बनाओ। और आपको बता दें ये जो यात्रा है ये इससे पहले भी छोटे छोटे जिलों में पहुंच जा चुकी है। समाजवादी पार्टी के ही एक युवा कार्यकर्ता अभिषेक यादव इस यात्रा को लेकर चल रहे थे कुछ समय पहले। और अब इसमें जो बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी जुड़ते हुए नजर आएंगे इस यात्रा में। और खास बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से इसकी शुरुआत हो रही है। और अखिलेश यादव का जो अचानक से एक लोहिया की मानने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी का अचानक से जब प्रेम भीमराव अम्बेडकर की तरफ बढ़ जाता है तो उससे साफ पता चलता है कि अब अखिलेश यादव का जो मेन फोकस है वो दलित वोट बैंक पर है। चाहे वो उनका रायबरेली का दौरा हो, वहां पर जाके मूर्ति का अनावरण करना हो, या इस तरीके की चीजों से साफ पता चल रहा है। स्कंदता, इस यात्रा की शुरुआत तो 14 अप्रैल से हो रही है, लेकिन इस यात्रा के बारे में बताइए, कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी ये यात्रा? देखिए यात्रा पहले भी चल रही थी, कुछ दिनों में पहले भी ये यात्रा हुई है। और इस यात्रा को समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है वो इस यात्रा को निकाल रहे थे अपने लेवल पर। लेकिन अब जब अखिलेश यादव को इसकी जानकारी हुई और उनको पता चला कि काफ़ी अच्छी मतलब भीड़ भी आ रही है और ये यात्रा बढ़िया चल रही है, तो उसको लेकर उन्होंने इसकी जिम्मेदारी पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को सौंपी है कि आप इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करिए प्रयागराज से। और ये जो यात्रा है वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएगी। और खास करके जो अखिलेश यादव या कोई बड़ा शायद अब इसमें शामिल ना हो, लेकिन जो जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं और जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सब इस यात्रा को निकालने वाले हैं। और इसके अलावा जो अखिलेश यादव हैं और जो पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं वो लखनऊ में ही रहकर यहाँ पर ही जो नगर निकाय चुनाव को लेकर प्लान्स है वो सेट करेंगे। यहाँ पर ही रहकर पार्टी को संभालेंगे और सारी चीजें बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदता। और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों ने दायर की है याचिका। और बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार हमलावर विपक्ष दिखाई दिया है बीते दिनों और सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। और इसी क्रम में केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। 2014 से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष का ये सीधे तौर पर निशाना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज सुनवाई करेगी। और आज क्योंकि लगातार जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग की, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। क्योंकि कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों ने याचिका दायर की थी और ये मांग की थी कि क्योंकि लगातार ये आरोप उनके हैं कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और आज इस सब में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों ने इसमें सहमति देते हुए ये याचिका दायर की थी और बाकायदा पत्र के जरिए ये याचिका दी गई थी। तमाम बिंदुओं के साथ ये याचिका दायर की गई थी। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, 2014 से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष का इसी तौर पर हमला। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पंडारा पार्क स्थित आवास जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार। मरणोपरांत मिलने वाले पद्म विभूषण को लेने जाएंगे पत्नी के साथ और राष्ट्रपति भवन जाएंगे अखिलेश यादव। ये सम्मान लेने के लिए
स्वर्गीय पिता के सम्मान को लेने के लिए आज अखिलेश यादव पत्नी समेत राष्ट्रपति भवन जाएंगे। अखिलेश आज के दिन एक कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, आज दिन में कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1।